गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसी चल रही है आपकी तैयारी। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेशियो और प्रोपोर्शन की बात की थी। अनुपात और समानुपात प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, एप्लीकेशन कैसे करते हैं, सूत्र कैसे लगाते हैं और उनके उत्तर कैसे प्राप्त करते हैं। आज एक और महत्वपूर्ण यूनिट, एक महत्वपूर्ण टॉपिक नेट JRF पेपर 1 के लिए, वो है कैलेंडर। आज हम इसमें बात करेंगे कि जब तारीख अगर दी गई है तो हम दिन कैसे निकालेंगे। दूसरी जो कंसेप्ट हम सॉल्व करेंगे वो करेंगे कि अगर महीने दिए हुए हैं तो कैसे पता करेंगे कि उनके पहले दिन समान होंगे या उनके अंतिम दिन समान होंगे। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक पर, कैलेंडर। Let us move to another important topic for paper 1, that is calendar। हम लोग कैलेंडर को रोज देखते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से उसे ऑब्जर्व नहीं करते। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कैलेंडर के बारे में नहीं जानते हैं। कुछ चीज़ें हम लोगों ने स्कूल में सीखी हैं। So let us come to the point one by one. First point is ordinary year. The year which is not a leap year is called an ordinary year. An ordinary year has 365 days. जो साधारण वर्ष होता है, जो ऑर्डिनरी ईयर होता है, उसमें 365 दिन होते हैं। The next one is leap year. Every year divisible by 4 is a leap year. If not a century, every 4th century is a leap year, and no other century is a leap year. Leap year has 366 days. जो लीप ईयर है वो 4 से डिविजिबल होता है और उसमें 366 दिन होते हैं। Now we will see the example here. Each of the year 1678, 1978 and 2012 is a leap year. ये नीचे जो दिए गए हैं 1678, 1978 और 2012, ये सभी लीप ईयर हैं क्योंकि ये 4 से डिविजिबल हैं। ईच ऑफ द ईयर 400, 800, 1200, 1600, 2000 इज ए लीप ईयर। ये जो दिए हुए हैं 400, 800, 1200, 1600, 2000 और इस प्रकार से जो आगे चलेगा वो सभी लीप ईयर हैं क्योंकि ये 4 से डिविजिबल हैं। नन ऑफ द ईयर्स 2001, 2002, 2003, 2005 इज ए लीप ईयर। इनमें से कोई भी लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग विच we are trying to explain here, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो टर्म है ऑड डेज। हम यहाँ देखेंगे कि हम ऑड डेज का कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं और ऑड डेज को कैलकुलेट करके उसका उपयोग कैलेंडर संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने में किस प्रकार से होता है। हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि जो आगे टेबल दिया है वहाँ तक हम कैसे पहुँचते हैं, ऑड डे का कैलकुलेशन कैसे होता है और इसकी प्रक्रिया जो है उसको समझ कर करेंगे, जिससे कि परीक्षा में आए हुए जो गणित होंगे उनको हम अच्छे से समझ सकें, जल्दी से हल कर सकें। We are supposed to find the way of week on a given date. For this, we use the concept of odd days.
In a given period, the number of days more than the complete weeks are called odd days. अगर तारीख दी हुई है तो ऑड डे की प्रक्रिया की मदद से हम लोग वो दिन कौन सा है ये पता करेंगे। चलिए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो now we will learn how to count odd days in step number 1. So one ordinary year has 365 days. What we will do, we will divide 365 by 7 and we will get 52 weeks and a day. जब हम 365 को 7 से भाग देते हैं तो हमारे पास 52 हफ्ते पूर्ण तथा एक दिन बचता है। यह बचा हुआ एक दिन ऑड डे कहलाता है। वन लीप ईयर हैज 366 डेज। अब 366 डेज को अगर हम 7 से विभाजित करते हैं तो फिर से 52 सप्ताह पूर्ण रूप से मिलते हैं तथा 2 दिन बचे हुए रहते हैं। तो ये 2 दिन 2 ऑड डेज कहलाएंगे। तो यहाँ हमने समझा कि जब साधारण वर्ष होता है 365 दिन होते हैं और उसको अगर हम 7 से विभाजित करते हैं तो हमारे पास 52 हफ्ते और एक दिन बचता है। तो जब साधारण वर्ष होता है तो एक ऑड डे होता है, किंतु जब लीप ईयर होता है 366 डेज होते हैं, उसको जब हम 7 से विभाजित करते हैं तो हमारे पास 52 हफ्ते पूर्ण रूप से भाग जाता है लेकिन 2 दिन बचे हुए रहते हैं। तो हमारे पास 2 दिन जो हैं वो बचे हुए ऑड डेज कहलाते हैं। आगे चलते हुए हम देखेंगे कि अगर हम 100 वर्ष की गणना करें, इफ़ वी कैलकुलेट 100 ईयर्स, सो व्हाट वी गेट 76 ऑर्डिनरी ईयर्स प्लस 24 लीप ईयर्स। 100 वर्ष में गणना करने पर यह पाया गया कि उसके भीतर 76 साधारण वर्ष होते हैं तथा 24 लीप ईयर होते हैं। अब हम यहाँ पर ऑड डेज का परिगणन कैसे करेंगे? देखिए, हमें मालूम है कि ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है और हमारे पास 76 ऑर्डिनरी ईयर हैं। सो 76 मल्टीप्लाइड बाई 1, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारे पास 24 लीप ईयर्स हैं, तो प्लस 24 मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया गया है कि एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। तो हमारा समीकरण यहाँ पर हो गया 76 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 24 मल्टीप्लाइड बाई 2। अगर इनको हम गुणा करके योग करते हैं तो हमारे पास 124 ऑड डेज यहाँ पर आ जाते हैं। 124 को हम फिर से 7 से विभाजित करेंगे। 124 will be again divided by 7. So what we get here? We get 17 weeks complete plus 5 remaining days. These 5 remaining days will be known as odd days. कहने का तात्पर्य यह है कि 124 जो ऑड डे हैं, जब हम उनको 7 से विभाजित करते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, विभाजित करने पर हमें 17 सप्ताह पूर्ण रूप से मिलते हैं तथा 5 दिन वहाँ पर बचे हुए रहते हैं। इन्हीं बचे हुए 5 दिनों को हम ऑड डे कहते हैं। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि यहाँ पर 100 वर्ष का जब हमने कैलकुलेशन किया, जिसमें कि 76 ऑर्डिनरी ईयर थे तथा 24 लीप ईयर थे, तो पूर्ण रूप से गणना करने के पश्चात हमारे पास 5 ऑड डे बचे। इसका अर्थ होता है
कि 100 वर्षों में 5 ऑड डे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑड डे क्या होते हैं। देखिए, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और जो भी दिन हमारे पास मिलते हैं कैलकुलेशन के लिए उनको हमें 7 से डिवाइड करना होता है। अगर हम 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 ऑड डे बचेगा। लेकिन अगर 8 दिन हो जाते हैं उसको हम 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 दिन बचा है। जब 9 दिनों को करते हैं तो हमारे पास 2 दिन बचते हैं। जब 10 को करते हैं तो हमारे पास 3 दिन बचते हैं। तो इस तरीके से मैक्सिमम 6 ऑड डे 6 ऑड डेज तक का कैलकुलेशन होता है, क्योंकि 7वां आने के बाद जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो वो पूर्ण रूप से भाग चला जाता है और वहाँ पर 0 ऑड डे बचता है। मुझे लगता है कि ये संकल्पना आपको स्पष्ट हो गई होगी। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस concept that how to calculate odd days. Now let us move to the second step. What we will do here? We will calculate number of odd days in 200 years, 300 years, 400 years and so on. So अभी हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया है वो था 100 वर्षों का, तो हमारा उत्तर था 5 ऑड डे। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ ऑड डेज इन 200 ईयर्स। 100 वर्षों में 5 तो 200 वर्षों में कितने हो गए? 10 ऑड डे हो गए। तो 10 दिन जैसे ही आएंगे वो 7 से डिविजिबल हैं। जब हम 7 से उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 फिर से बच जाएंगे। सो व्हाट हैपेंड हियर? 100 years 5 odd days, so 200 years 10 odd days, again divided by 7, so remainder is 3 odd days. That is why we say there are 3 odd days in 200 years. Now let us move to calculate 300 years. तो क्या होगा यहाँ पर? 5 in 100 years, so multiplied by 3 is 15, divided by 7 is 2 times and 1 day will be remainder, and that remaining day will be considered as odd day. So there are only 1 day in 300 years. Now let us be more careful while calculating the odd days in 400 years. What happens? Every 4th century is a leap year. So what we will do here? In 100 years 5, so multiplied by 4 for 400 years is 20, but because it is a leap year, so we will have to add 1 more day. So the total will be 21 days, and 21 is completely divisible by 7. That is why there will be 0 odd day. So let us come to the conclusion. For 100 years 5 odd days, 200 years 3 odd days, 300 years 1 odd day, and 400 years 0 odd day. Similarly, each one of 800 years, 1200 years, 1600 years, 2000 years, they all will have 0 odd day. Now let us see a small table which is going to help you in finding out the answer. So how it is allotted? If the answer is 0, that means if 0 odd day is there, that day will be Sunday. If 1 odd day is there, that day will be Monday. If 2, it will be Tuesday. If 3, it will be Wednesday. If 4, it will be Thursday. If 5, it will be Friday. And if 6, it will be Saturday. That means when you calculate, अगर आपका बचा हुआ एक उत्तर है तो वो हम टेबल में देखेंगे तो वो सोमवार होगा, बचा हुआ 3 है तो वो बुधवार होगा। इसीलिए हम इस टेबल को याद रखेंगे। बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है। संडे के लिए 0 और उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक लगातार 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया है, अधिकतम ऑड डेज की संख्या 6 ही हो सकती है। जैसे इससे आगे बढ़ता है तो ये
शून्य हो जाता है, क्योंकि 7 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है और वहाँ पर कुछ नहीं बचता। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन गिवन हियर। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक 15 अगस्त 2010? ये 2010 का 15 अगस्त के दिन कौन सा दिन होगा? इस तारीख को कौन सा दिन होगा? देखिए, हमको 15 अगस्त 2010 तक पहुंचना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, हम इसे विभाजित करेंगे कि 2010 तो पूर्ण नहीं है, तो 2009 पूर्ण है। सो हमारा जो डिवीज़न होगा, हम जो इसको विभाजित करेंगे वो इस प्रकार से करेंगे कि 2009 ईयर्स जो है ये पूर्ण रूप से रहेंगे, और उसके बाद हमारे पास जो दिन रहेंगे वो रहेंगे 1/1/2010 से लेकर 15/8/2010 तक। और इन दिनों का हम परिगणन कैसे करेंगे हम देखेंगे। जैसे 2009 ईयर्स हैं, इनको डिवाइड कर लेंगे 1600 ईयर्स, 400 ईयर्स, मतलब 2000 ईयर्स हो गए। तो हमें पता है 1600 ईयर्स के 0, 400 ईयर्स के भी 0। अब 9 वर्ष जो हैं इसको हम ध्यान से देखेंगे कि एवरी 4th ईयर इज ए लीप ईयर। सो in 9 years we will get 2 leap years. So 9 minus 2 will be 7. So our calculation will be in 9 years 2 leap years plus 7 ordinary years. अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा फिर से हम देखते हैं। 2 लीप ईयर यहाँ पर हैं, तो एक लीप ईयर में 2 दिन होते हैं, तो 2 लीप ईयर में 4 दिन होंगे, प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है। तो 9 वर्षों में हमको टोटल 11 ऑड डेज मिले। तो ये 11 जो दिन मिले हैं हमको, 11 दिन जो मिले हैं, इनको फिर से हम 7 से विभाजित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 दिन बचे हुए। तो ये बचे हुए जो दिन होते हैं वो ऑड डेज होते हैं। इसका मतलब 9 वर्षों में 4 ऑड डे हैं। अब हम फिर से पीछे जाएंगे, देखेंगे कि 2000 साल में हमारे पास 0 ऑड डे थे, लेकिन 9 वर्षों में हमारे पास 4 ऑड डे होंगे। आगे चलते हैं, गणना करते हुए हमें करना है अब 1/1/2010 से 15/8/2010 तक। पहले दिन काउंट करेंगे, उसके बाद उसमें से हम ऑड डे का परिगणन करेंगे। देखिए हमारे पास जो दिन हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के 15 दिन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके दिन लिख देंगे। जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 दिन, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन और 15 दिन हमारे अगस्त के हैं, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन 15 अगस्त तक है। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कैलकुलेशन के समय लीप ईयर तो नहीं हो रहा है। अगर होता है तो फरवरी को हम 29 दिन का काउंट करेंगे, अगर नहीं होता है तो हम फरवरी को 28 दिन का काउंट करेंगे। तो जब हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के 15 दिन का कुल योग करते हैं तो हमारे पास कुल योग बचता है 227 दिन। So there are 227 days, which is the total of January, February, March, April, May, June, July and 15 days of August. So now next step is to divide 227 by 7. So after division we will get complete 32 weeks plus 3 days remaining. So these 3 will be odd days. Now let us go back to the question again. We started with the calculating the odd days. For 1600 years we got 0, for 400 years we got 0, for 9 years we got 4 odd days, and here
From 1st January till 15th August, we got 3 odd days. So total becomes 7 odd days. This will be again divided by 7, so we get 0. If we refer the table, for 0 it is Sunday. So at the end we can conclude, हम ये कह सकते हैं कि 15 अगस्त 2010 के दिन रविवार था. It was Sunday on 15th August 2010. So this was the calculation. I hope you have understood the method, the technique, the trick to calculate this. Hope you will practice more and more questions on the basis of this pattern so that you can understand it, you can solve it and you can speed it up. जल्दी जल्दी आप परीक्षा के लिए सॉल्व करेंगे. Now another aspect which I told you in the beginning is observation. We must observe what is there in calendar. See, I told you in the beginning what we do. We see the calendar every day, but we don't watch, we don't observe minutely. So let us come to the observation. Number 1, months are of 3 categories: 31 days, 30 days, and February is either 28 or 29 days if it is a leap year. The condition changes during leap year. So we have to be very careful and we should be very sure about कि कौन सा महीना कितने दिनों का है. मुझे उम्मीद है कि ये विधि आपको स्कूलों में ज़रूर सिखाई होगी कि 31 दिन का महीना कैसे कैलकुलेट होता है, 30 दिन का कैसे होता है. Observation number 2. If month is of 31 days and starts from Wednesday, then Wednesday, Thursday and Friday will occur 5 times. 31 दिन के महीनों के बारे में ये बताया गया है कि जिस दिन से वो शुरू होता है, उदाहरण दिया गया बुधवार से अगर वो शुरू होता है तो बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार उस महीने में 31 दिन के महीने में 5 बार रिपीट होंगे. आप अपने कैलेंडर से इसको कंफर्म कर सकते हैं. दूसरा उदाहरण मैं बताना चाहूँगा. यदि महीना रविवार से शुरू होता है, 31 दिन का महीना है, रविवार से अगर शुरू हुआ है तो रविवार, सोमवार, मंगलवार ये कंसेक्यूटिव डेज जो हैं लगातार आने वाले दिन 5 बार आते हैं. आप कैलेंडर से इसको कंफर्म कर सकते हैं. Observation number 3. If month is of 30 days and starts with Wednesday, then Wednesday, Thursday will occur 5 times. देखिए 31 दिन के महीने में 3 दिन लगातार आते थे, लेकिन 30 दिन के महीने में पहला दिन और उसके बाद का लगातार दूसरा दिन 5 बार आएंगे. तो ये अंतर आप जान लीजिए, अपने कैलेंडर से इसको कंफर्म कर लीजिए. नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन. 1st January 2018 was Monday. January 2019 was Tuesday. January 2020 was Wednesday. So as your year increases, the day increases by a day. एक एक दिन ये आगे बढ़ते जाता है. But January 2000 will not be Thursday, and it will be Friday because 2020 is a leap year. So no extra day is added. यहाँ बताया गया है कि कोई वर्ष अगर उदाहरण के तौर पर हमने जनवरी लिया है, उसका पहली तारीख को अगर मंडे था तो जनवरी 2019 में ये ट्यूसडे होगा. एक दिन आगे बढ़ता है. जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ता है वैसे वैसे दिन भी आगे बढ़ता है. लेकिन जब बीच में लीप ईयर आ जाता है तो उसके बाद वाला जो है वो एक दिन से नहीं, वो 2 दिन से आगे बढ़ता है. तो हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जो लीप ईयर है वो कब आता है और कैसे एक दिन वहाँ पर ऐड हो जाता है. उम्मीद है
आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मुख्य रूप से हमने यहाँ जो बातें की हैं वो ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर, ऑड डेज, उसका कैलकुलेशन, और अगर कोई तारीख दी गई है तो उसका दिन कैसे निकाला जाएगा, इन सभी के लिए हमको ऑड डेज का जो कैलकुलेशन है उसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, निवेदन है कि इनको फिर से पढ़िए, फिर से समझिए, इसका अभ्यास कीजिए। कैलेंडर, इस टॉपिक पर हमने आज बात की, चर्चा की, अलग अलग प्रकार के प्रश्न हल किए, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अब आने वाले समय में आप इन प्रश्नों का उत्तर शीघ्रता से दे सकेंगे, जल्दी जल्दी दे सकेंगे, और परीक्षा में प्रश्न बिना कोई गलती के सॉल्व कर सकेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि हमारे नए वीडियो आपको लगातार प्राप्त हो सके।